Good morning class. Today I am going to take defense mechanism. Let's see the definition of defense mechanism. Defense mechanism is a pattern of adjustment through which an individual relieves anxiety caused by an individual uncomfortable situation that threaten self-esteem. That means कि जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो कि अनकंफर्टेबल है, हमारे लिए अनकंफर्टेबल होती है, और उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन की वजह से हमारे जो बॉडी है उसमें एंजाइटी क्रिएट होती है, और उस एंजाइटी को कम करने के लिए, उस एंजाइटी को रिलीव करने के लिए हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म वर्क करती है. उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म. इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म एक ऐसी मैकेनिज्म होती है जो कि किसी भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन से जो एंजाइटी रिलीज़ होती है, उस एंजाइटी से हमारी बॉडी को डिफेंस करती है या हमारी बॉडी को उस एंजाइटी से रिलीव करती है. डैट इज़ ए डिफेंस मैकेनिज्म. उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म. When these defense mechanisms are useful moderately, are harmless, but excessive or persistent defense is harmful. That means जो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं अगर उसे हम मॉडरेटली यूज़ करते हैं, जितना लिमिटेड है उतना यूज़ करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मलेस होते हैं. बट अगर इन्हीं डिफेंस मैकेनिज्म को हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव और परसिस्टेंसली अगर यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं. सो डिफेंस मैकेनिज्म को हमेशा हमें क्या करना है कि इनका यूज़ हमें मॉडरेटली ही करना चाहिए. जब नेसेसरी होता है तभी करना चाहिए, वरना ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म. डिफेंस मैकेनिज्म, these defense mechanism are classified according to its result. डिफेंस मैकेनिज्म को उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्लासीफाइड किया गया है मेनली टू टाइप्स में. फर्स्ट इज पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म, नेक्स्ट इज नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म. सो फर्स्टली वी सी द पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म. Positive defense mechanisms are divided in many types. First is compensation, second is substitution, third is sublimation, fourth is rationalization, fifth repression, sixth is undoing, seventh is identification, eighth is transference, ninth is intellectualization, tenth is introjection. So firstly we see the first positive defense mechanism, that is compensation. कंपनसेशन मीन्स क्या होता है कि हम कंपनसेट करके उस एंजाइटी को कम कर देते हैं. एग्ज़ाम्पल के लिए अगर कोई स्टूडेंट है, वो स्टडी में परफेक्ट नहीं है, वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है, तो उसकी ये वीकनेस है कि वो स्टडी में परफेक्ट नहीं है. तो उस वीकनेस को वो कम करने के लिए क्या करता है, कोई भी जो प्ले एक्टिविटीज़ होती है उसमें वो फर्स्ट आता है, तो उसके थ्रू क्या होता है, उसकी जो वीकनेस है उसे वो कम कर देता है, तो वो कंपनसेट करता है. तो ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये कैसे वर्क करती है कि अगर हमारे अंदर कोई वीकनेस है तो उसको ये कम, उस वीकनेस को छुपा के उसके अगेंस्ट जिसमें हम परफेक्ट होते हैं वो चीज़ को करके हम उस वीकनेस को कम कर देते हैं. सो डैट इज़ ए कंपनसेशन. नाउ नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन. सो सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल क्या है, या फिर सब्स्टिट्यूशन जो होता है डिफेंस मैकेनिज्म, वो क्या होता है कि अगर कोई स्टूडेंट है जो कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है बट वो अनसक्सेसफुल होता है, तो वो क्या करता है कि उसका जो एम है वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन है, लेना है, बट वो एम को अगर वो पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि वो एम उसके बहुत ही ज़्यादा हाई एम है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा ऊंचा एम है, तो उसको अचीव करता है, वो उसको अचीव करने में अनसक्सेसफुल हो जाता है, तो वो क्या करता है, उसी डायरेक्शन में उसका जो एम है उसको लिमिटेड कर देता है, मीन्स उस एम से थोड़ा और उसको कम कर देता है. तो एक लिमिटेड एम में वो क्या करता है कि अगर उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है तो वो उसी फील्ड में किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लेता है. एग्जाम्पल के लिए या तो फिर नर्सिंग कॉलेज में या फिर जो फार्मेसी होती है उसमें वो एडमिशन ले लेता है. इसके थ्रू क्या होता है कि उसका जो एम है वो पूरा नहीं हो पाया, तो वो अपने एम को ही चेंज कर लेता है. डैट इज़ ए सब्स्टिट्यूशन. नाउ नेक्स्ट इज सब्लिमेशन.
सब्लिमेशन मीन्स क्या होता है कि उसके जो भी एम है, तो उसके एम अगर कोई ऐसा एम है जो कि उसकी सोसाइटी के लिए बेनिफिट नहीं है, या फिर सोसाइटी को लॉस पहुंचाता है, या फिर उसे हार्म करने का वर्क करता है, या फिर अगर ऐसा एम है किसी पर्सन का जो कि क्या होगा, अगर वो करेगा तो सोसाइटी उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा बुरा बोलेगी, तो इस एम को वो क्या करेगा कि एक पॉजिटिव वे में चेंज कर देगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा उसे फाइट करना पसंद है, फाइट करना लाइक वो फाइट करते रहता है, तो वो क्या कर सकता है कि उसका जो ये जो उसका एम है उसको वो चेंज करके क्या कर सकता है, या तो कोई भी जो सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स में वो क्या कर सकता है, या सोल्जर्स बन सकता है, या फिर वो बॉक्सर बन सकता है। इसके थ्रू क्या होगा, उसका जो एम है वो भी पूरा हो जाएगा, और जो सोसाइटी है उसके लिए वो उसे अप्रिशिएट करेगी, और उसके लिए उसे कोई भी ताना नहीं मारेगी कि ये गलत कर रहे हो तुम, या फिर ये गलत है। तो सब्लिमेशन में क्या होता है कि अपना जो एम होता है उसको सोसाइटी के बेनिफिट के लिए लगा देना, ताकि जो पर्सन का एम है वो भी पूरा हो जाए और सोसाइटी है उसको अप्रिशिएट करे। नाउ नेक्स्ट इज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है, रैशनलाइजेशन मीन्स रीजंस देना। जो पर्सन है वो हमेशा क्या करता है, रीजंस देता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई स्टूडेंट है और वो फेल हो गया है एग्ज़ाम में, अगर वो फेल हो गया है तो वो क्या करेगा कि उसका जो रिज़ल्ट है, या फिर उसका जो अनसक्सेसफुलनेस है, उसे वो क्या करेगा, दूसरों के ऊपर थोप देगा, दूसरों के ऊपर थोप देगा। लाइक कि वो ये बोलेगा कि जब एग्ज़ाम हो रहे थे तो मैं बीमार था, या फिर मेरे पास बुक्स नहीं थी, कोई भी बहाना बनाएगा ताकि वो उस सिचुएशन से निकल सके, तो उसे बोलते हैं हम रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन मीन्स कि उसके साथ कुछ हुआ है तो वो उसके लिए रीजंस देगा, हमेशा वो बहाने क्रिएट करेगा, या फिर उसके लिए वो कुछ ना कुछ बोलेगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल रैशनलाइजेशन का, अगर कोई पर्सन या फिर इंडिविजुअल्स जिसके पास व्हीकल नहीं है, तो वो क्या बोलेगा कि अगर उसके पास व्हीकल तो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो ख़रीद नहीं सकता, या फिर उसके पास नहीं है, तो वो क्या करेगा, तो वो क्या बोल के रैशनलाइजेशन या फिर रीजंस देगा कि अगर मैंने, अच्छा हुआ मेरे पास बाइक नहीं है, अगर मेरे पास बाइक होती तो बाइक तो वैसे भी डेंजरस होती है, या हमारी लाइफ को डेंजर्स में डाल सकती है, तो ऐसा कह के वो उस सिचुएशन से निकल जाएगा। दैट इज़ ए रैशनलाइजेशन। मीन्स कोई भी सिचुएशन के लिए उसे क्या करना रहता है, कोई भी रीजंस देने रहते हैं ताकि वो उस सिचुएशन में निकल सके, उस सिचुएशन से निकल सके। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज रिप्रेशन। रिप्रेशन, फर्स्टली जो रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसका यूज़ जो सिगमंड फ्लॉयड थे उन्होंने फर्स्टली किया था। तो ये जो रिप्रेशन होता है, रिप्रेशन में क्या करते हैं कि हमारे जो भी ऐसे कुछ सिलेक्टिव फॉरगेटिंग करते हैं हम इसे, या फिर इस डिफेंस मैकेनिज्म को हम सिलेक्टिव फॉरगेटिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी जो मेमोरीज होती है उसे हम क्या कर देते हैं, खुद ही भूल जाते हैं, खुद ही भूल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि अगर कोई स्टूडेंट्स है, वो एग्ज़ाम में अगर नकल करते हुए पकड़ा जाता है, या नकल करते हुए उसे कोई टीचर्स देख लेते हैं, तो वो क्या करता है कि उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक ज़्यादा बुरा अनुभव है उसके लिए। सो उसके लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बुरा है, तो वो क्या करेगा, उस कंडीशन को, या फिर जो उसके लिए वो एक्सपीरियंस है वो बुरा है, तो वो उसे भुलाने की कोशिश करेगा। डैट इज़ ए रिप्रेशन। मीन्स उसके लिए जो भी गलत होता है जिसको वो जानबूझ के भुला देना चाहता है, दैट इज़ ए रिप्रेशन। ये जो रिप्रेशन होता है वो हमारी जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है उस हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। मीन्स रिप्रेशन के थ्रू हम क्या करते हैं कि हम जिस चीज़ को भूलना चाहते हैं, या जो भी इवेंट्स होते हैं, या जो भी इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हमें सैडनेस प्रोवाइड करते हैं, तो उन इवेंट्स को हम रिप्रेस कर सकते हैं, उन्हें भूल सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म दैट इज़ अनडूइंग. अनडूइंग मीन्स क्या होता है कि कुछ चीज़ अगर कुछ गलती से हमारे से कुछ हो गया है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए सॉरी फील करेंगे. डैट इज़ ए अनडूइंग. अनडूइंग एग्जाम्पल के लिए, अगर हम जा रहे हैं और जाते हुए हम किसी से टकरा गए तो सडनली हमारे मुंह से निकल जाता है सॉरी, आई एम सॉरी. सो डैट इज़ ए अनडूइंग डिफेंस मैकेनिज्म. जब वो डिफेंस मैकेनिज्म कौन सी वर्क करती है, अनडूइंग. मीन्स हमारे से कुछ गलती हुई और हमने उसको तुरंत ही उसे सुधार दिया, हमने सॉरी बोल के उससे माफ़ी मांग ली. तो डैट इज़ ए अनडूइंग डिफेंस मैकेनिज्म. वो होता है हमारा अनडूइंग डिफेंस मैकेनिज्म. अगर हमने किसी को कुछ गलती की है तो उसके लिए हम खुद ही माफ़ी मांग लेते हैं. नाउ सेकंड एग्जांपल अनडूइंग का है कि एक पुलिसमैन है जो कि फर्स्ट टाइम अगर वो रिश्वत लेता है तो रिश्वत लेने के बाद उसे फील होता है कि डैट इज़ ए रॉन्ग, ये गलत है. तो उसके लिए वो क्या करता है कि उसने रिश्वत तो ले ली है बट वो क्या करेगा कि घर आके बार बार अपने हाथ धोएगा. क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि मैंने इसी हाथ से गलत काम किया है. तो वो बार बार उसके लिए सॉरी फील करेगा या फिर हाथ धुलेगा. तो डैट इज़ ए अनडूइंग. वो गलती करके पछता रहा है उसके लिए या फिर उसे सही करना चाहता है. डैट इज़ ए अनडूइंग. नाउ नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म दैट इज़ ए आइडेंटिफिकेशन. सो आइडेंटिफिकेशन डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है कि इसमें हम किसी की कुछ अच्छी विशेषता है या फिर हम किसी दूसरे के जैसा बनना चाहते हैं. एग्ज़ाम्पल के लिए कि अगर हम मूवीज़ देखते हैं तो उसमें हम एक हीरो को देखते हैं तो सडनली हम क्या होते हैं, उसके लिए इमोशनल्स होने लगते हैं. या हम कोई ऐसा सीन देख रहे हैं जिसमें हम सीरियल्स देख रहे हैं जिससे हम बहुत अटैचड हो जाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इमोशनली फील होने लगते हैं. जब उसमें कोई भी ऐसा सैडनेस वाला इवेंट आता है तो इसके थ्रू हमारे अंदर क्या होती है, एक इमोशनल फीलिंग्स आ जाती है. अगर उसमें सब लोग रो रहे हैं तो हम भी रोने लगते हैं. तो क्या करते हैं हम आइडेंटिफिकेशन में कि हम उन्हीं के जैसा होना चाहते हैं या फिर अगर कुछ चीज़ हो रही तो हम उससे अटैचड हो जाते हैं. नाउ सेकंड एग्जांपल हम इसका ये दे सकते हैं कि अगर जो हीरो हीरोइंस होते हैं हम उन्हें देख के उनके जैसा ही बनना चाहते हैं. दैट इज़ ए आइडेंटिफिकेशन. नाउ नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म जो हमारा है वो है ट्रांसफरेंस. सो ट्रांसफरेंस मीन्स क्या होता है कि ट्रांसफ़र. ट्रांसफरेंस में ये होता है कि एग्जाम्पल है ट्रांसफरेंस का. एक ओल्ड मैन है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है. तो वो जो ओल्ड मैन है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके घर पे उसकी जो डॉटर है वो क्या है, छोटी है, 16 या 17 ईयर्स की है. तो वो उससे दूर है तो वो क्या फील करता है कि अगर कोई नर्स उसकी केयर कर रही है तो वो भी अगर सेम एज की है, उसकी डॉटर के एज की है, 17-16 एज की है या फिर एज डिफ़र भी कर सकती है. सो सेम एज की अगर उसे लग रही है कि उसकी डॉटर जैसी है तो वो वही फील करके उसके वो अपनी बेटी को नर्स को बेटी मान सकता है और उसकी जो फीलिंग्स है वो शेयर कर सकता है. डैट इज़ ए ट्रांसफरेंस. ट्रांसफरेंस मीन्स कि हम किसी पर्सन को किसी दूसरे पर्सन की तरह देखते हैं. लाइक नर्स क्या कर रही है, उसकी हेल्प कर रही है और उसकी जो डॉटर है वो भी क्या करती है, उसकी हेल्प करती है. तो वो उसे सेम फील होगा. वो इमेजिनेशन या इमेज उसकी किसकी फिट कर लेगा, एक नर्स में अपनी डॉटर की इमेज फिट कर लेगा. डैट इज़ ए ट्रांसफरेंस डिफेंस मैकेनिज्म. नाउ नेक्स्ट इज इंटेक्चुअलाइजेशन. सो इंटेक्चुअलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है कि इंटेक्चुअलाइजेशन हम इसमें क्या करते हैं, इंटेक्चुअलाइज करते हैं. हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, इंटेक्चुअलाइजेशन करने लगते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि उस चीज़ को अगर हम इमोशनली उसे फील ना करके, एग्ज़ाम्पल के लिए अगर कोई पर्सन है उसकी फैमिली में अगर किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई है तो अगर उन दोनों की किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई है तो उससे क्या होगा कि वो एक फैक्ट जो रियल फैक्ट है कि हाँ डेथ तो हो चुकी है तो वो एक इमोशनल
से निकल के बाहर जो रियलिटी है उसमें देखेगा कि एक्चुअल में वो इमोशनली ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये हो चुका है। सो डैट इज़ ए इंटेक्चुअलाइजेशन, वो अपने इंटेक्चुअलाइजेशन पे वर्क करेगा। नाउ नेक्स्ट इज इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन मीन्स क्या होता है कि इसमें हम किसी दूसरे के जैसा बनना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई डॉटर है तो उसकी जो फादर है, उसके फादर का नेचर उसे बहुत अच्छा लगता है, तो वो सोचती है कि मैं बड़े होके मेरे फादर जैसी बनूंगी या फिर मैं अपनी मदर जैसी बनूंगी। तो उसको जो अच्छा लगता है वो उसी के जैसा होना चाहता है। डैट इज़ ए इंट्रोजेक्शन। सो ये हमारे पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म को हम अनसक्सेसफुल डिफेंस मैकेनिज्म भी बोलते हैं। सो फर्स्ट इज सप्रेशन। सप्रेशन मीन्स क्या होता है कि इसमें रिप्रेशन और सप्रेशन, जो रिप्रेशन होता है वो पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म होता है। उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे लिए जो भी ऐसा इवेंट जो हमें क्या करता है, सैडनेस प्रोवाइड करता है या उसको याद करके हम दुखी होते हैं, तो ऐसे इवेंट को हम भूल जाना चाहते हैं, हम भूल जाते हैं। डैट इज़ ए रिप्रेशन। वो क्या होता है? रिप्रेशन होता है, हम जानबूझ के उसे भूल जाते हैं। और जो सप्रेशन है वो क्या है? एक नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म है। सप्रेशन में भी क्या होता है कि हम कुछ इवेंट्स को भूल जाते हैं, बट इसमें क्या होता है कि हम अपने अच्छे के लिए, हम अपने बेनिफिट के लिए उस जो भी फैक्ट है या फिर जो भी बात हमारे बीच में हुई है उसे हम भूल जाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई स्टूडेंट है और एग्ज़ाम से पहले अगर वो अपने फ्रेंड से उसकी फ़ाइट हो जाती है, वो अपने फ्रेंड से पहले ही, एग्ज़ाम के पहले ही सेंटर के बाहर ही वो एक फ्रेंड से लड़ लेता है और फिर वो जो दोनों स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो एक साथ बैठते हैं। मीन्स उनका जो रोल नंबर है वो अगर एक साथ होता है तो इससे क्या होगा कि जो जिसने फ़ाइट की थी उस स्टूडेंट ने, वो क्या करता है, जानबूझ के उस जो फ़ाइट हुई थी उसको भूल जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो उस टाइम पे उसे उसकी ज़रूरत है, ताकि वो उसका बेनिफिट दे सके या फिर उसे कुछ भी चीटिंग करा सके या फिर उसे कुछ भी बता सके। तो जो सप्रेशन होता है उसमें क्या करते हैं हम, जो भी इवेंट्स होते हैं उसको क्या करते हैं, जानबूझ के भूल जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए बेनिफिट होते हैं। इसमें भी हम सिलेक्टिव फॉरगेटिंग करते हैं, मीन्स भूलने के लिए सिलेक्ट करते हैं कि हमें क्या भूलना है। नाउ नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट मीन्स हम एक दूसरे से डिस्प्लेस कर दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए कि अगर कोई पर्सन है जो कि ऑफिस में अपने बॉस ने उससे बहुत ही ज़्यादा चिल्लाया है या बॉस उसके ऊपर जब गुस्सा होता है तो वो बॉस के ऊपर तो अपना गुस्सा नहीं निकाल सकता, तो वो क्या करता है कि घर पे आता है और घर पे उसकी जो वाइफ होती है उनको डांटता है या फिर उनके जो बच्चे होते हैं उन पे उसका गुस्सा निकाल देते हैं। तो डैट इज़ ए डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि वो डिस्प्लेस कर देता है कि वो उस पर्सन को, जिस पर्सन ने उस पर गुस्सा किया है, वो उससे तो गुस्सा नहीं कर सकता वापस, लेकिन किसी और दूसरे पर्सन को वो डिस्प्लेस कर सकता है, उस दूसरे पर्सन पे वो चिल्ला सकता है, जो कि पर्सन बिना किसी बात के, मीन्स उसकी जो वाइफ है और जो उसके चिल्ड्रन है वो तो उससे अटैचड नहीं है, उस बात से अटैचड नहीं है, बट फिर भी वो उसके ऊपर डिस्प्लेस कर देता है उस चीज़ को। डैट इज़ ए डिस्प्लेसमेंट। नाउ नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म, दैट इज़ ए प्रोजेक्शन। सो प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन में हम प्रोजेक्ट तरीके से वर्क करते हैं। मीन्स अगर हमें ऐसा काम जो हमें नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए किसी दूसरे को ही बोलेंगे। लाइक अगर कोई नर्स है जो कि क्लिनिकल फील्ड में उसे मीन्स एक्सपीरियंस नहीं है या उसे कुछ वर्क गलत हो जाता है,
तो वो क्या करती है, उसके साथ में जो दूसरी नर्स है उसके ऊपर पूरा ब्लेम कर देती है कि इसने काम ठीक से नहीं किया है तभी ये गलत हुआ है। डैट इज़ ए प्रोजेक्शन। हम अपना जो भी अपने अंदर जो भी कमी होती है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और दूसरों के ऊपर उसके लिए बोल देते हैं कि हाँ ये तुम्हारी वजह से ही गलत हुआ है। डैट इज़ ए प्रोजेक्शन। नाउ नेक्स्ट इज़ ए रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या होता है कि ये जो रिग्रेशन है इसे हम फाइट टू चाइल्डहुड भी बोलते हैं। इसे हम और क्या बोलते हैं, फाइट टू चाइल्डहुड। सो इसका एग्जांपल है कि जो नर्स है वो मेडिकेशन देते टाइम अगर कोई गलती कर देती है तो वो क्या करती है, बच्चों की तरह व्यवहार करने लगती है, लाइक रोने लगती है। मीन्स अगर किसी पर्सन ने कुछ मिस्टेक की है तो वो क्या करेगा, बच्चों की तरह बिहेव करने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसे क्या करना है, ताकि उसे डांट ना पड़े या फिर उस सिचुएशन से वो निकलना चाहता है तो वो सोचता है मैं कैसे निकलूं, तो वो बच्चों की तरह रिएक्ट करने लगता है। अगर उसने कुछ गलत किया है तो वो क्या करेगा, या तो वो अपने नाखून नेल बाइट्स करने लगेगा या फिर अपना थंब सकिंग करने लगेगा, अब बच्चों की तरह एक्ट करने लगेगा, ताकि जो प्रॉब्लम्स है वो अगर कोई दूसरा पर्सन है वो उसे डांटे ना या फिर उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसे वो अच्छी तरीके से निकल जाए। दैट इज़ ए नाउ नेक्स्ट इज फिक्सेशन। सो फिक्सेशन डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है, फिक्सेशन में ये होता है कि हम एक एडल्ट पर्सन है जो कि मैच्योर हो चुका है, बट वो मैच्योर होने के बाद भी ऐसा बिहेव करता है जैसे कि वो इमेच्योर है। इसमें क्या डिफरेंस है फिक्सेशन और रिग्रेशन में, क्या फिक्सेशन और रिग्रेशन में क्या डिफरेंस है कि रिग्रेशन में क्या करते हैं वो पर्सन जो कि खुद मिस्टेक करता है तो वो क्या करता है कि बच्चों की तरह रिएक्ट करता है उस सिचुएशन में ही। बट फिक्सेशन में क्या होता है कि वो एडल्ट है, पूरी अच्छी तरीके से समझता है, बट फिर भी वो क्या करता है, मेच्योर बिहेव करता है, उसका जो बिहेवियर है वो मेच्योर होता है। डैट इज़ ए फिक्सेशन। नाउ नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म दैट इज़ ए फैंटेसी। सो फैंटेसी में क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल है कि अगर कोई पर्सन जो कि उसे पता है कि वो एक्चुअल में नहीं हो सकता, अगर कोई ऐसी चीज़ जो अगर कोई बहुत ही ज़्यादा गरीब इंसान है या गरीब व्यक्ति है तो वो क्या करेगा कि कुछ भी लाइक वो सोचता है कि मैं यहाँ जाके शॉपिंग करूँगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, बट वो अपनी फैंटेसी में जाके, अपने ड्रीम्स में जाके क्या करेगा, वो उस चीज़ को सोचेगा कि हाँ मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। तो डैट इज़ ए फैंटेसी। फैंटेसी डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है कि वो अपने आप को हैप्पीनेस फील कराने के लिए उस जो ड्रीम है, ड्रीम में जाके अपनी जो चीज़ है उसको रियल में नहीं कर सकता तो वो ड्रीम में जाके उसे पूरा करता है। डैट इज़ ए फैंटेसी डिफेंस मैकेनिज्म। नाउ नेक्स्ट इज़ ए रिएक्शन फॉर्मेशन। सो रिएक्शन फॉर्मेशन डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है, ये एक अनकॉन्शियसनेस प्रोसेस होती है। इसमें मेनली इसमें क्या करते हैं कि एग्ज़ाम्पल के लिए अगर कोई मदर है और वो मदर उसकी जो भी चाइल्ड है, उसका जो भी चाइल्ड है, अगर वो उसकी देखभाल या उसकी केयर कर रही है तो वो उसे अच्छी तरीके से नहीं करती है, तो उसके अंदर क्या होता है, एक वो सोचती है कि हाँ मैं ये अच्छी तरीके से नहीं कर रही हूँ या मेरी वजह से ही मेरे बेटे को इतनी अच्छी चीज़ें नहीं मिल पा रही, तो वो क्या करेगी, इसके लिए अपने आप को ही सोचती है कि मैं इसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो उस चीज़ को वो कम करने के लिए वो क्या करेगी कि अगर जो भी चाइल्ड है उसे बहुत ज़्यादा लव देगी या फिर उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा पोलाइटली होगा उसके लिए, ताकि उसकी जो भी जो वो सोच रही है कि एक्चुअल में मैं ये मैंने नहीं किया तो वो उसको पूरा करना चाहती है। डैट इज़ ए रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन में और क्या होता है कि हम इसमें अपोजिट वर्क करते हैं, लाइक कि हमने ये नहीं किया है या हम ये ऐसा नहीं फील करते हैं, लेकिन हम दूसरों को दिखाने के लिए
बहुत ज़्यादा वो चीज़ करते हैं, डेट इज़ ए रिएक्शन फॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट इज़ ए कन्वर्शन। सो कन्वर्शन डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है, इसमें हमारे जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो उन कॉन्फ्लिक्ट को और जो हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं उनको हमें दूसरों को बताने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी फिज़िकली सिम्टम्स शो करने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि अगर कोई स्टूडेंट है जो कि एग्ज़ाम देता है या फर्स्ट टाइम वो एग्ज़ाम दे रहा है, तो वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा वरीड है, लाइक एग्ज़ाम में क्या आएगा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वो वरीड है। तो वो उसके लिए क्या होगा, उसके एग्ज़ाम से पहले ही उसको या तो हेडेक होने लगेगा या फिर उसे डिजीनेस फील होने लगेगा, उसे कोई भी फिज़िकल प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो डैट इज़ ए कन्वर्शन मीन्स कुछ इसके जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं या जो उसका कॉन्फ्लिक्ट है, अगर वो उससे फाइट नहीं कर पाता है तो वो कोई भी फिज़िकल जो सिम्टम्स होते हैं उससे सफ़र कर सकता है, उस कॉन्फ्लिक्ट का वो दूर नहीं कर पाता है। तो हम सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं इसमें कन्वर्शन में, कि अगर कोई सन है जो कि अपने जो फादर है उससे बहुत ज़्यादा क्या करता है, हेट करता है, नफ़रत करता है, तो उसमें क्या होगा कि वो मन में सोचेगा उनसे बदला लेने के लिए। अगर वो बदला लेने के लिए सोचेगा तो वो सोचेगा मैं अपने फादर से बदला लूँ या ना लूँ, तो वो जो बीच में क्या है उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट एराइज हो गया है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट से अगर वो लड़ लेता है तो उसे कोई भी सिम्टम्स एराइज नहीं होते हैं, लाइक उसे कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती है, फिज़िकल प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती है। बट अगर वो उस कॉन्फ्लिक्ट को पूरा नहीं कर पाता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसको कोई भी, या तो उसे पैरालिसिस की कंडीशन हो सकती है या कोई भी फिजिकल सिम्टम्स एराइज हो सकते हैं, डेट इज़ ए कन्वर्शन। सो नेक्स्ट हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है डेट इज़ ए डिसएसोसिएशन। सो डिसएसोसिएशन डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है, ये भी हमारा एक अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसे हम पार्शियल एमनेशिया भी बोलते हैं। पार्शियल एमनेशिया मीन्स क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी। सो पार्शियल एमनेशिया मीन्स कि हमारी जो मेमोरी है वो हम भुला देना चाहते हैं। पार्शियल एमनेशिया मीन्स हम किसी चीज़ को या हमारी जो मेमोरी है उसे आधी मेमोरी को हम भुला देना चाहते हैं, डैट इज़ ए डिसएसोसिएशन। इसके लिए मतलब कोई भी जो फैक्टर है, बायोलॉजिकल फैक्टर है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम खुद से ही उस चीज़ को भुला देना चाहते हैं, डैट इज़ ए डिसएसोसिएशन। नाउ नेक्स्ट इज डिनाइन। यू नो व्हाट इज़ डिनाइन? डिनाइन मीन्स होता है कि मना करना। सो डिनाइन में क्या होता है कि अगर कोई कंडीशन है उसमें फिर भी हम क्या करते हैं, डिनाइन करते हैं, उसके लिए हम मना करते हैं। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है डिनाइन। हम पूरी तरीके से उसे डिनाइन कर देते हैं, पूरी तरीके से उसे मना कर देते हैं। मीन्स अगर हमें किसी सिचुएशन में हम फंस गए हैं लेकिन उस सिचुएशन में हम दूसरों को नहीं बताना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, उसे डिनाइन कर देंगे, उससे पूरी तरीके से हमें मना कर देंगे। बट हमें वो चीज़ के बारे में पता है लेकिन फिर भी हम उसे डिनाइन कर देंगे। क्यों? क्योंकि अपने प्रोटेक्ट के लिए। डैट इज़ ए नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। जो नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं वो मेनली हम अपने आप को बचाने के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जो नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं उसे हमें यूज़ ज़्यादातर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये बहुत ज़्यादा वर्क करने लगते हैं। देन अगर ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्सेसिव वर्क करते हैं तो इसकी वजह से हमारी जो बॉडी है उसमें कोई भी हार्मफुल कंडीशन एराइज हो सकती है। सो ये जो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं उन्हें हमें मॉडरेटली ही यूज़ करना चाहिए।